नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल भास्कर मैथ पे। मैं सोनू कुमार भास्कर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की कड़ी में हम एसएससी एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चनों को कैसे हम सेकेंडों में हल करेंगे, क्या मेरी अप्रोच होगी, चलिए आइए सीखते हैं। और आपको भी पता है कि एसएससी एमटीएस में 10,000 से अधिक वैकेंसी आई है और आगे भी अनेक जो भी वैकेंसी आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो। क्यों? क्योंकि 2024 आने वाला है और मोदी जी का चुनाव है, तो वैकेंसी आएगी ही आएगी। लेकिन आपको लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप सफलता पा पाइएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने सवाल की ओर। कहता है कि जी ए 15 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा एक और 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो आपको औसत चाल बता रहा है। आप 9th क्लास से ही पढ़ के आए होंगे कि औसत चाल जो होता है भैया, औसत चाल वो कुल दूरी, जो औसत चाल होता है वो कुल दूरी बटा में क्या होता है, तो कुल समय होता है। तो एक बात तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि जो मेरी औसत चाल होगी वो कुल दूरी बटा में कुल समय है। कुल दूरी तो मुझे पता चल गया कि एक बार उसने 15 किलोमीटर चला है और एक बार 25 किलोमीटर चला है। इसका मतलब 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40। और 40 किस ऑप्शन में दिख रहा है जी, इसी ऑप्शन में दिख रहा है, और किसी ऑप्शन में तो मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, इसमें पटक से मार के आगे निकल जाता है। ठीक है, पहला अप्रोच, ये पहला अप्रोच है। दूसरा कि अब कुल समय चाहिए। आप बताओ कि समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा में चाल। तो आप मेरे को बताओ कि 15 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है 30 के स्पीड से, तो 15 किलोमीटर की दूरी उसने 30 से के स्पीड से की है, तो 15 दूना 30, मतलब 1/2। और 1/2 को मतलब क्या होता है, मतलब आधा, 0.5। मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और उसने अगली जो 25 किलोमीटर की दूरी तय की है वो 10 के स्पीड से की है, तो 25 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ मुझे कितना मिलेगा भाई, क्योंकि 10 से डिवाइड करना है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव चिपका दूंगा। जब पीछे से एक अंक के बाद दशमलव चिपकाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, तो 2.5 अब प्लस 0.5 मतलब 2.5 और आधा कितना हो जाएगा, 3। तो 40/3 इस सवाल का सही उत्तर है, उसकी औसत स्पीड। मैं आपको क्या अप्रोच बताया हूँ कि जैसे ही मैंने दूरी देखी कि भैया ये 25 है और ये 15 है, 40 किसी ऑप्शन में नहीं है और यही मेरे सवाल का सही उत्तर है। तो आपको मेरे से क्या करना है ना, मेरे से अप्रोच सीखना है कि सवालों को हम कैसे जल्दी कर पाते हैं। क्या मैं इतना करता? नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। मुझे दिख गया कि 25, 15, 40 और 40 केवल एक ही ऑप्शन में है, आगे तो है नहीं। सॉल्व नहीं करूँगा, ख़त्म कहानी। क्यों आगे क्यों नहीं सॉल्व करूँगा? आप मेरे को बताओ कि 15 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये पूरा पूरा कटेगा ही, डेसिमल में आएगा, पूर्णांक में नहीं आएगा। इसलिए मैंने 40/3 लगाया और आगे निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार की अप्रोच आपको रखनी है, तभी आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, और प्रतियोगिता परीक्षा में यही होता है कि आते सबको है। ठीक है, 100 नंबर का सवाल होता है, आते सबको है, लेकिन उन समय में हल नहीं कर पाते हैं। कोई बोलता है मैंने 60 अटैम्प्ट किए, कोई बोलता है मैंने 70 अटैम्प्ट किए। जब मैं परीक्षा देता था तो मेरे को तो समय ही बच जाता था, आराम से बैठ के टाइम पास करके आता था। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट अच्छी थी, हमारी पकड़ अच्छी थी, इस कारण से। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये बार बार पूछा जाता है कि P और Q का अनुपात इसने दे रखा है। भाई P और Q का जो अनुपात है वो 5:2 है, और आपसे वैल्यू पूछी है इसने 2P - 3Q। 2P - 3Q ये हो गया, और इसका अनुपात इसने पूछा है 3P - 5Q। 3P - 5Q। और मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन क्या है देखो, 5:6, ये पहला ऑप्शन है इसका। दूसरा ऑप्शन इसने दे रखा है 2:7। तीसरा ऑप्शन इसने दे रखा है 4:5। और चौथा ऑप्शन इसने दे रखा है 5:4, नहीं 3:4।
आप मेरे को बताओ, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं भैया? ऐसे सवालों में हम कुछ नहीं करते, बस सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि p की वैल्यू कितनी है 5, q की वैल्यू कितनी है 2, ख़त्म कहानी है। और इसमें डाल देता हूँ p की वैल्यू अगर मैं 5 रखूँगा तो 5 दूना कितना होगा 10। ऐसा नहीं कि मैं हर बात आपको लिख के बताऊँ, अब देखिए, और जिस तरीके से मैं सवालों को हल कर रहा हूँ आप उसी प्रकार से अपनी अप्रोच रखिए। 5 दूना 10 रखूँगा और 3 दूना 6, तो 10 में से 6 घटेगा 4, मतलब पहला का ऑप्शन में 4 कहाँ है, यही है और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं आगे हल नहीं करूँगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि पहला का ऑप्शन में 4 होना चाहिए ये वाला, और किसी ऑप्शन में 4 पहले है ही नहीं, तो ख़त्म कहानी है, आगे क्यों बनाऊँ मैं? बात समझ रहे हैं? तो आपको इसी प्रकार से अप्रोच रखनी है और इसी प्रकार से सवालों को हल करना है, ताकि आप जल्दी से सवालों को हल कर पाए। अगर मैं इसको भी हल करता तो ये कितना होता, 5 तिहाई 15, और q का मान 2 है तो 5 दूना 10, तो 15 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 5, तो 4:5। तो इतना आप समय जो इसमें हल करने के दिमाग लगाए हो, क्यों लगाऊँ मैं एक्स्ट्रा दिमाग? ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? चलिए अगला सवाल जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज से है, और आपके जो एग्ज़ाम है SSC MTS का, उसमें प्रत्येक शिफ्ट में 1 या 2 चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा पढ़ाऊंगा भैया कि आपको पूरे YouTube में ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा और ऐसा तरीका देखने को नहीं मिलेगा। लोग 1+r/100⁴ में पड़े रह जाते हैं और सवाल होते रह जाता है और टाइम पास हो जाता है और परीक्षा में फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं इस सवाल को करने का कई सारे तरीके बताऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज की एक खासियत क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो सवाल को सॉल्व करने की जो अप्रोच होती है ना, उसके डाटा पे डिपेंड करता है कि डाटा कैसा है। ठीक है, तो कभी ऐसा प्रतिशत डाल देता है या ऐसा बोल देता है कि 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज कितना होगा, तब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ वह। चलिए सॉल्व करते हैं। आपने अगर मेरी प्रतिशत की वीडियो नहीं देखी है तो मेरी फर्स्ट वीडियो जाकर आप देख लो। मैंने वो सारे मान बताए हैं जो आपको एग्जाम में बार बार यूजफुल होते हैं। 20% का मतलब कितना होता है? यदि आप कहोगे 1/5, ठीक है, इसका मतलब ये मेरा मूलधन है और अगले साल में ये 5 से 1 बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि प्रथम वर्ष में जो मेरी है चक्रवृद्धि ब्याज, जो मेरा मूलधन है वो 6 हो जा रहा है। अगले वर्ष में फिर ये 5 से 6 होगा, तो मैं ये कहूँगा भैया कि 5 में 5 से गुना कर दूंगा 50-25, और 6 में 6 से गुना कर दूंगा, कितना होगा 36। इसका मतलब ये मेरा P है और ये मेरी अमाउंट है, मतलब मेरा 25 रुपया 36 रुपया हो गया है। तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला है? तो आप कहोगे 11। ठीक है, अब बताओ इस 25 की वैल्यू उसने दे रखी है 1200, चूँकि ये मेरी मूलधन है। तो बताओ 25 की वैल्यू अगर 1200 है भैया, इसका मतलब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 20 बचेगा तो 200 हो जाएगा, 25 8 200, मतलब 1 की वैल्यू मेरे को पता चल गई कितनी है 48 है। और मुझ में इसमें 11 से गुना करना है, तो 8 में 1 से गुना करूँगा तो 8। इसका मतलब इस ऑप्शन में इकाई का अंक 8 होना चाहिए और इकाई का अंक यहाँ ही 8 है। इसका मतलब इस सवाल का सही उत्तर यही है। लेकिन हम इतना नहीं करते। मेरे को पता है कि जब भी कभी चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वो स्क्वायर के रूप में चलता है। अगर मामला 1 साल का होता तो मैं कहता 5 से 6 है, अगर डबल है तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा 25 और 6 का स्क्वायर कर दूंगा 36। मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, मेरे को पता चल गया, बात खत्म। एक तो पहला अप्रोच। सेकेंड अप्रोच क्या है इसकी, वो भी देख लो भैया आप। चक्रवृद्धि ब्याज में हम जो रेट ये 20% है ना, उसको एक फार्मूला के माध्यम से, ये वाला जो फार्मूला आप हमेशा यूज करते हैं प्रतिशत वगैरह में, A × B A + B + A × B/100 का फार्मूला करते हैं। ये मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ कि इसका सक्सेसिव कितना है। ठीक है, तो ये 20 होगा है, तो आपको याद रखना है कि जो 10 का सक्सेसिव होता है ना वो 21 होता है, और जो 20 का जो सक्सेसिव होता है वो 44 होता है, और 30 का जो सक्सेसिव होता है वो 69 होता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। मेरे को बात सब पता है, लेकिन आपको नहीं पता होगी तो आप सीख लो। 20 + 20 करूँगा, 20 × 20 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप देखोगे 20 और 20 कितना हो गया भैया 40, और इसको डिवाइड करूँगा
तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब जो मेरा ब्याज का प्रतिशत मान है वो 44% है। और आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा मूलधन होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा मूलधन है वो 100% है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी है भैया, तो आप कहोगी 1200। तो आप कहोगे 2 0 से 2 0 मास सब हटा दो, 1% की वैल्यू 12 हो गई, तो 44% की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं ये कहूँगा कि 44 में 12 से गुना कर दो। तो 4 दूना 8, इकाई का अंक यहाँ भी 8 होना चाहिए और इकाई का अंक केवल इसी ऑप्शन में है, तो मैं आगे गुना नहीं करूँगा और आगे टिक मारूंगा और पतली गरी से निकल जाऊँगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं? ठीक है। तीसरा अप्रोच क्या होता, मेरे को पता है। आप मेरे को एक बात बताओ भैया कि प्रथम वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसका मतलब कि अगर मैं 1200 का प्रथम वर्ष का अगर साधारण ब्याज निकालूं तो वही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं? क्योंकि प्रथम वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होते हैं। तो 1200 का अगर मैं 1/5 निकालूं भैया तो 24 × 25 120 होता है, इसका मतलब 240। और प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर बराबर, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लग जाता है। तो 240 दूना कितना होगा 480। बात समझ रहे हैं? और अगला वर्ष जो क्या है 240 रुपया पर 1/5 और लग जाएगा, तो 480 तो मेरे को ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और 240 का मुझे फिर 20% मिल जाएगा। तो अगले साल मेरे को बताओ 240 का अगर मैं 1/5 निकालूं तो ये कितना होगा भैया, तो आप कहोगे इसी देख लिए कि 5 चौका 20 कितना बचेगा 4 48। अगर मैं इसमें 48 जोड़ दूं और तो कितना हो जाएगा 528। 528 इस सवाल का सही उत्तर। मेरे को बनाना होता तो मैं देख लेता कि अच्छा 1200 है 20% मतलब 1/5 240 गुना 480। अब फिर एक बार ब्याज लग जाएगा, ब्याज पे ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पे लगता है। 240 का फिर 1/5 निकालूंगा तो कितना आएगा 48। उतना करता है कि नहीं? ऐसे भी मेरे को मान याद है, सीधी सी बात है। ठीक है। क्योंकि 20% का सक्सेसिव कितना होता है 44% और 100% की वैल्यू कितनी है 1200, मतलब 1% की वैल्यू कितना है 12 और 44 में 12 से गुना करूंगा तो इकाई का अंक 8 आना चाहिए। यही है, खत्म। इस प्रकार की अप्रोच और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे आपको काम करिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। आप मेरे उम्र देख के मत घबराइएगा, ठीक है, क्योंकि आप जिस उम्र में अभी हैं उस उम्र से मैं जॉब कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। चलिए अगला जो सवाल है मेरा वो साधारण ब्याज से है। ठीक है। और साधारण ब्याज में सिर्फ एक ही बात आपको याद करके रखनी है और उसी पे सारा सवाल खत्म हो जाएगा भैया। वो क्या कि 100 रुपये पर जो मुझे एक वर्ष में जो ब्याज मिलेगा ना भैया, वही रेट होगी, दर होगी। खेल खत्म है साधारण ब्याज का। तब कहोगे माँ साहब कैसे, तो ऐसे आप मेरे को बताओ कि एक धनराशि पर जो ब्याज है मूलधन के बराबर है। इसका मतलब अगर मेरा मूलधन भैया 100 होगा, और मूलधन हमेशा 100 मान के ही चलना है, क्योंकि हम जो दर की गणना करते हैं वो 100 रुपये पर करते हैं। ठीक है, कि 100 रुपये पर जो चेंज होता है ना वही प्रतिशत चेंज होता है। अगर मेरा मूलधन 100 है भैया तो मेरा मिश्रधन भी मेरा ब्याज भी कितना है 100 है, क्योंकि जो मेरा ब्याज है वो मूलधन के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये मेरा पी है मूलधन है और ये मेरा SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है जी। अब मेरे को एक बात बताओ कि वर्षों और प्रतिशत के संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। ठीक है, और आपको एक बात आज सीख लेनी है कि जो साधारण ब्याज में जो ये मेरा जो ब्याज है SI सिंपल इंटरेस्ट, ये रेट माने समझते हैं, रेट माने दर R और T के गुणनफल के बराबर होता है। R और T के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आप बताओ कि ये R और T भी आपस में क्या है, सवाल के अनुसार बराबर है। तो हम R के जगह T और T के जगह R रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ कि R और T को एक जगह से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं R की जगह T लिख सकता हूँ, T की जगह R लिख सकता हूँ। मुझे वर्षों की संख्या ज्ञात करना है तो R की जगह मैं T लिख देता हूँ, T गुने T।
ये हो गया। और मेरा ब्याज है कितना, तो आप कहोगे 100। इसका मतलब t² अगर 100 है, इसका मतलब t का मान कितना होना चाहिए, 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर ही क्या होता है, 100 होता है। और 10 इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, अगर ये बात आपको पहले से पता होती तो आप ये जानते कि भाई मेरा ब्याज 100 है, ठीक है, और r और t बराबर है, और r और t का गुणनफल ब्याज के बराबर होता है, तो r का स्क्वायर या फिर t का स्क्वायर बात बराबर है, r का स्क्वायर 100 है, इसका मतलब r और t दोनों क्या है, 10 है। अगर कल को मेरे को दर पूछता तो भी 10 होता, क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान आपस में क्या है, बराबर है। ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस सवालों को आप ऑर्डरली कर सकते हैं, आपको कॉपी पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। मेरा अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से है। आपको एक बात तो पता होगी कि जो मेरा क्रय मूल्य होता है ना भैया, CP, वो मेरा 100% होता है जी। इसका मतलब अगर मुझे 20% का लॉस हो रहा है तो सामान मैं 80% में दे रहा हूँ। अगर मेरे को 20% का लाभ चाहिए तो मैं सामान को 120% में बेचूंगा। सिंपल सी बात है। तो ये सवाल कहता है कि 320 रुपये में अगर हम किसी वस्तु को चिपका रहे हैं, बेच रहे हैं, तो 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब भैया सामान हम 80% में बेच रहे हैं, और इसी की वैल्यू सवाल में कितना है, 320, और तुमको भैया 20% का लाभ चाहिए, तो 20% का लाभ मतलब 120 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमको बतानी है, तो आप कहोगे 1 0 से 1 0, और 8 चौका 32, मतलब ये कै गुना है जी, 4 गुना है। ये इसका कितना गुना है, 8 चौका 32, 1 0 से 1 0 मतलब 4 गुना है। तो 120 का 4 गुना करूँगा तो कितना होगा, 12 चौका 48, 480 रुपये, और यही सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, ये तो आज ऑर्डरली हो जाता, आपको पता चलता कि 80% किसके बराबर है, 320 के, मतलब कै गुना है, 8 चौका 32, मतलब 4 गुना है। हमको 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120% में बेचना है। 120 का 4 गुना करूँगा, 12 चौका 48, कहाँ है भैया, यहाँ है, ख़त्म। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। चलिए मेरा अगला सवाल जो है कि वो क्षेत्रमिति से है, और इस सवाल को करने का हमारी क्या अप्रोच है और आपकी क्या अप्रोच है वो देखिए। आयतन का अनुपात पूछा है जी, घनों का दे रखा है 64:125। तो आप मेरे को बता, आप ऐसा नहीं करने लगा कि घनों का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। बच्चा क्या करता है, पहले घन की भुजा को A मानता है, दूसरे घन की भुजा को B मान लेता है, और इसको 64 फिर 125 करता है। ठीक है, फिर इधर क्यूब ले जाता है, फिर ये करता है, वो करता है। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। आप मेरे को सिर्फ इतना बात बताओ कि घन का आयतन कितना होता है, तो आप कहोगे भुजा का क्यूब। तो बताओ इसका आयतन कितना है, तो आप कहोगे जी इसका आयतन का जो अनुपात है ना भैया, वो 64:125 है। तो हम ये 64 लिख दिया और 125 लिख दिया। तो अब बताओ कि इसका जो आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है, तो किसका क्यूब करोगे तो 64 आएगा, तो आप कहोगे 4 का। मैं किसका क्यूब करूँगा तो 125 आएगा, तो आप कहोगे 5 का, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, 4 का इसका होता है। इसका मतलब ये क्या है, तो भुजा का अनुपात है। अब मुझे क्या है, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल जो होता है इसका 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो उस 6 से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब मैं अनुपात निकालूंगा तो वो 6 से 6 कट जाएगा। इसका मतलब जब भी कभी क्षेत्रफल की अगर आपकी बात की जाएगा तो आपको स्क्वायर करना है। क्षेत्रफल स्क्वायर में और आयतन क्यूब में चलता है। तो इसका अगर स्क्वायर करूँगा तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 16:25, ऑप्शन नंबर C4 चंद्रमुखी। ठीक है, और ये सवाल का सही उत्तर है। इस सवाल को ऑर्डरली किया जा सकता था, एकदम इसमें कोई भी कॉपी पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे को पता चल गया कि आयतन 64 से 125 हो गया है। इसका मतलब इसकी भुजा 4, पहले घन की भुजा 4 होगी और दूसरे 5 के अनुपात में होगा। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल तो स्क्वायर में चलता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 किस ऑप्शन में पहले है, इसी ऑप्शन में, और 5 का स्क्वायर 25। खत्म। नो कॉपी नो पेपर, नो कॉपी नो पेन, सॉरी, नो कॉपी नो पेन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल औसत से है। ठीक है, सवाल कहता है कि 13 संख्याओं का औसत 42 है, 14वीं संख्या को जोड़ने पर औसत 44 हो जाता है, तो 14वीं संख्या क्या है आपको बताना है। आपकी क्या अप्रोच होगी, मैं समझता हूँ कि आप क्या कर दोगे कि 13 में पहले 42 से गुना कर लोगे, इसको लिख लो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे कि अब औसत
44 हो गया है तो 14 में किससे गुना करोगे? 44 से। और फिर इसमें जो गुना करके आएगा और इसमें से गुना करके आएगा तो आप इस वाले में से इस वाले को घटा दोगे और आपको सवाल का सही उत्तर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है इन सवालों की अच्छी सी अप्रोच? तो आप मेरे को बताओ कि औसत का मतलब होता है कि अगर 13 संख्याओं का औसत 42 है तो ये हम मान लेते हैं कि प्रत्येक संख्या कितनी कितनी है? 42 है, क्योंकि सबका औसत कितना है? 42 ही है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि विराट कोहली के वनडे का रन औसत 60 है। इसका मतलब ये हुआ कि विराट कोहली ने प्रत्येक मैच में 60 रन बनाए हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि वो किसी मैच में 0 पर भी आउट हो जाता है, किसी मैच में 20 ही करता है, किसी मैच में सैकड़ा मार देता है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल से समझो कि ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है। अगर मैं इस सब का औसत निकालूंगा, ठीक है, तो आप कहोगे सर 3 संख्याओं का औसत आपको निकालना है, आप 3 से भाग दे दो सभी को जोड़ के, तो 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। अगर 12 में मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 चौका 12, मतलब इसका औसत कितना आया? 4। तो आप ये नहीं देख रहे हो कि औसत का मतलब ही होता है समान डिस्ट्रीब्यूशन। आप बताओ कि ये इसने क्या किया? ये 3 था, ये 4 था और ये 5 जो है कि इसने इसको 1 दे दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये भी अब 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, तो औसत कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें से अगर कोई एक जाएगा, अगर ये 3 गया, ठीक है, तो औसत कम जाएगा। अगर ये 4 गया तो औसत जस के तस बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि अगर औसत से कम वाली अगर कोई संख्या जाएगी, ठीक है, तो औसत में कमी आ जाएगी, सॉरी औसत में वृद्धि हो जाएगी। और जैसे ही कोई औसत से बड़ी वाली संख्या जाएगी तो औसत कम हो जाएगी। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि भाई 13 संख्याओं का औसत 42 है, इसका मतलब सभी 42 है। ठीक है, अगली जो संख्या है, 14वीं संख्या है, वो आई इसमें, और औसत कितना हो गया जी? तो आप कहोगे औसत 44 हो गया। इसका मतलब 2 की वृद्धि हो गई। पहले औसत 42 था, अब 44 हो गया, मतलब 2 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब इसने प्रत्येक 13 को संख्या था उसमें 2 का इंक्रीमेंट करके चला गया है। तो 13 दूना कितना हो गया? 26। बात समझ रहे हैं? और औसत 44 हो गया है, मतलब ये खुद भी 44 है। तो 6 4 10 के 0, 4 2 6 1 7, 70 इस सवाल का सही उत्तर है। बात की गहराई को समझ रहे हैं? हमने ये कहा कि सब 42 है। ठीक है, अभी 14वीं संख्या आई और सारा का 2 बढ़ा लेके चली गई और औसत 44 हो गया। इसका मतलब अब जो 14वीं संख्या है वो खुद भी 44 है, क्योंकि 14 का औसत 44 है। इसका मतलब जो नई संख्या है अब खुद भी 44 है। और इसने क्या किया है? और तो 13 लोगों को, 13 संख्याओं को 2 और दे दिया। इसका मतलब 44 तो अभी भी है और 2 सबको बांटा है, तो 26। इसका मतलब वो जो संख्या आई है वो कितना लेके आई है? 70 लेके आई है। और इस सवाल का सही उत्तर है। तो आपको इस प्रकार से अप्रोच रखनी है ताकि आप एग्जाम में जल्दी से और आसानी से सवालों को कर पाएंगे। अगर जैसे ही आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दिए, और कैलकुलेशन में एग्जाम में बैठने के बाद में क्या प्रक्रिया होती है मैं उससे गुजर चुका हूँ। एग्जाम में 9 चौका 36 होता है, इस पर भी आपको डाउट होगी। अगर आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाइएगा तो आपका जो मेंटल है वो तेज हो जाएगा और आपको क्वेश्चन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और आपका मेंटल रूप से मतलब आपको लगेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और मेरे के आंसर मैंने फटाफट मिल रहा है। तो आपका जो थिंकिंग लेवल है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप करेजियस हो जाएंगे, साहसी हो जाएंगे। ठीक है, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप कैलकुलेशन में फंस जाइएगा, आपसे सवाल नहीं होगा, तो आपका जो मेंटल लेवल है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और आप परीक्षा में घबरा जाइएगा। ठीक है, यही होता है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की क्या अप्रोच है हमारी। अगला सवाल क्षेत्रमिति से ही है। सवाल कहता है कि एक शंकु की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। यदि दोनों के आयतन बराबर है तो शंकु की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो शंकु का जो आयतन होता है ना, वो बेलन के आयतन का तीसरा भाग होता है। बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, और इसमें 3 से भाग दे दूँ भैया तो ये शंकु का आयतन हो जाएगा। और जो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। आप मेरे को बताओ, ये 3 से 3 खत्म कर दो,
ठीक है। अगर ये बात आप नहीं जानते हैं कि बराबर अगर हो तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे हम कट कर देते हैं, क्योंकि ये 3 तो फिर उधर चला जाएगा, 3 तो 3 कट ही जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा ऐसे ही कट करता हूँ। पाई से पाई खींच दूंगा, ख़त्म, ठीक है। और यहाँ भी आर हमने और यहाँ भी आर ही लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है और दोनों के आयतन भी बराबर है। मुझे शंकु की ऊंचाई पूछी है तो एच का मान निकालना है मुझे, तो आर के पावर 3, इधर आर स्क्वायर है इधर चला आएगा, ठीक है। तो 3 पावर में से 2 पावर घट जाएगा तो कितना पावर बचेगा? तो आप कहोगे 1 पावर, और ये 4 यहाँ भी है पहले से है, इसका मतलब 1 पावर बचेगा, मतलब सिर्फ आर बचेगा। तो 4 में आर से गुना हुआ कितना होगा? 4r, और 4r इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत ही आसान कि समतुल्य बटा मुझे निकालना है। ये भी सवाल बार बार रिपीट होते हैं सवाल एग्जाम में आपके। तो कैसे इन सवालों को हम हल करते हैं, इसके मैं 1-2 तरीके आपको बता रहा हूँ। एक तो इस तरीका आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि a + b, जब भी कभी आपको दो छूट दे रखी हो, ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि a + b माइनस a गुने b बटा में कितना 100। ये आसानी से पता चल जाएगा। तो मैं जैसे ही देखूंगा कि 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25, और 25 में से ये वाला घटेगा, इसका मतलब जो आंसर है वो 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ना आंसर ये होगा ना ये होगा, ऑप्शन नंबर यही हो गया, ख़त्म कहानी, ठीक है। इतना मैं नहीं सोचता। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 + 15 माइनस 10 गुने 15 बटा में कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0, और 15 में मैं 10 से भाग दूंगा तो 1.5 हो जाएगा। 15 10 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 में से 1.5 आप घटा लोगे तो कितना बचेगा? 23.5। यही सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। एक तो अप्रोच ये हो गई ऐसा, लेकिन ये अप्रोच जो है, ये फार्मूले वाली अप्रोच, जब भी कभी पूर्णांक वाली वैल्यू आएगी ना 37%, 16.23%, तब तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तब फिर हम किस अप्रोच का प्रयोग करेंगे तो वो भी आप देख लो और वो भी सीख लो। 10% का मतलब कितना होता है भैया? तो आपको होगी 1/10, मतलब 10 के समान छूट दूंगा तो 1 कम में दूंगा, मतलब 10% का मतलब 1/10 है, तो 10 से 1 कम दूंगा तो 9 की छूट दूंगा। अब अगला वाला है 15%। 5% कितना होता है? 1/20। 15% मतलब 3/20, मतलब ये हुआ कि 20 के समान 3 कम में दूंगा मैं, तो 20 का समान 3 कम में दूंगा तो कितना में दूंगा? 17 में दूंगा। तो आप इधर गुना करोगे तो 20 दाही कितना हो गया? 200, और इधर गुना करोगे तो 17 नामा कितना हो गया? 153, मतलब 200 का समान मैं 153 में चिपकाऊंगा। तो छूट कितना दे रहा हूँ मैं? 53, मतलब 47 की छूट किस पे भैया? 200 पे। और प्रतिशत में गुना करने के लिए कैसे, बदलने के लिए कैसे गुना करोगे? 100, 100 दूना 200, और 47 को 2 से भाग दोगे कितना होगा? 23.5। तो ये तरीका कब अपनाओगे? जब ये वाली जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में रहे, ठीक है, जैसे 16.25%, 37%, 62%, तब आप उन सवालों में फंस जाओगे, तब ये आपका सबसे सहारा रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी प्रॉफिट और लॉस का है, कि कहता है कि जी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 8/7 में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि तुलना किससे कर रहा है? क्रय मूल्य से। और क्रय मूल्य अगर मेरी 7 है तो एसटी मेरी कितनी है? तो आप कहोगे 8। इसका मतलब 7 का सामान अगर मैं 8 में बेचूंगा तो मुझे 7 का सामान अगर 8 में बेचूंगा तो मुझे 1 का फायदा होगा, हुआ कि नहीं? और प्रतिशत में बदलने के लिए मैं किससे गुना करूंगा भैया? 100 से। तो 100/7 इस सवाल का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी, D4 देवसेना। तो आज हमने अपनी पहली कड़ी में SSC MTS की प्रिपरेशन के लिए पहली सीरीज जारी की है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है और मेरी अप्रोच अच्छी लगी है सवालों को हल करने में, और आपको अगर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें